दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 5 है। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चैप्टर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, अध्याय 5। ठीक है, मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 5.1। ठीक है, इसका सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना। बिल्कुल आसान तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है, कौन सा असत्य है, फिर उसका आपको कारण भी देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, फिर आपको सत्य असत्य बताना है, फिर उसका आपको कारण भी देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। ठीक है, कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आपको बुक अपने पास रख लेना है, बुक में देखते रहना है। ठीक है, एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ठीक है, कैसे असत्य हो जाएगा उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से आप ढेर सारी रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु से आप अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, आपको कारण में लिखना है, कारण, कारण लिखना है, क्योंकि क्योंकि एक बिंदु से एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, रेखाएं खींच सकते हैं या खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक, कारण में आपको यही लिख देना है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा असत्य पहला। और क्यों, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ठीक है, दो भिन्न बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक, कह रहा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ पर, इसको हम आपस में मिला देते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी रेखाएं बनी, एक ही रेखा बना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन असत्य। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती थी। यहाँ पर देखिए दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आपको कारण में लिखना है, कारण, कारण, क्योंकि, क्यों असत्य वही लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि दिए हुए विभिन्न दिए हुए विभिन्न बिंदुओं से दिए हुए विभिन्न बिंदुओं से होकर होकर केवल एक एक अद्वितीय या एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है,
क्योंकि दिए विभिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है दूसरा। इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट आपका बोल रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो एक शांत रेखा, ठीक है, आपको यहाँ पर मैं एक दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया, शांत रेखा है, तो इसको आप दोनों तरफ आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सत्य। ठीक, सत्य हो जाएगा कि आप एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, सत्य हो जाएगा। कारण में आपको क्या लिखना है, कारण में लिख देना है कारण, क्योंकि क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ठीक, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना तीसरा पार्ट भी। ठीक, इसके बाद देखिए इसका चौथा वाला पार्ट। ठीक, चौथा पार्ट देखिए क्या करना है, कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि यदि दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, सत्य है कि असत्य। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक वृत्त ये आपका हो गया, इसकी भी त्रिज्या आर हो गई, और एक वृत्त आपका ये हो गया, इसकी भी त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, दो वृत्त बराबर कब होंगे, ठीक है, जब दो वृत्त बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या भी बराबर होगी, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कारण में क्या लिखना है, कारण में आपको लिख देना है क्योंकि क्योंकि यदि दो वृत्त दो वृत्त बराबर हैं, अर्थात अर्थात क्षेत्रफल और क्षेत्रफल और उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं अर्थात क्षेत्रफल और उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं, इसलिए यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपका चौथा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा पांचवा पार्ट आपका बोल रहा है यदि आकृति में, ठीक है, यहाँ पर आकृति दिया है, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पांचवा पार्ट बोल रहा है यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ठीक है कि नहीं, यही बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है ए बी दिया है, पी क्यू दिया है, एक्स वाई दिया है। ए बी बराबर है पी क्यू के, पी क्यू बराबर एक्स वाई के, तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा पांचवा पार्ट यहाँ पर आपको लिखना है ए बी बराबर क्या दिया है, पी क्यू, और पी क्यू बराबर क्या दिया, एक्स वाई, और यहाँ ए बी बराबर एक्स वाई दिया है। ठीक, अब देखिए ए बी बराबर है पी क्यू के, इसको आपको समीकरण एक मान लेना है। ठीक है, और पी क्यू बराबर है
एक्स वाई के, इसको मान लेना समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर एक्स वाई भी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर एक्स वाई के, और ए बी बराबर एक्स वाई के यदि है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य, सत्य हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और आपको रीजन में क्या लिखना है, कारण क्या लिखना है, कारण, कारण लिख देना है, क्योंकि क्योंकि यूक्लिड यूक्लिड के अवगृहित यूक्लिड के अवगृहित के अनुसार, यूक्लिड के अवगृहित के अनुसार अनुसार वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। एक दूसरे के बराबर होती है, बस यही आपको कारण में लिख देना है, बराबर होती है, बस आपका सिंपल सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट को बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है, या कभी नहीं काटती हैं, पैरेलल समांतर होती हैं। लंब रेखाएं क्या होती हैं, जो 90 अंश का कोण बनाती, रेखाखंड जिसका जो दोनों तरफ बढ़ाई नहीं जा सकती हैं, ठीक है, जो निश्चित होती हैं। वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को पता ही होगा, वर्ग जो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक है। यही आपको लिख के बताना कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। तो देखिए आपको करना है क्या, सिंपल से यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ आपको हेडिंग डाल देना है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है आपका समांतर रेखाएं, ठीक, समांतर समांतर रेखाएं, ठीक है। आपको बताना है समांतर रेखा किसे कहते हैं, परिभाषित करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से दो रेखाएं समांतर होती हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरी हो गई, आपके दोनों हाथ हो गए, इस तरीके से, ठीक है, ये क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अब देखिए आपको लिखना है दो सीधी रेखाएं दो सीधी रेखाएं जिनमें जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है, या जो एक दूसरे को कभी भी काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है, समांतर रेखा कहलाती है। सिंपल सा आपको लिख देना है, समांतर रेखा कहलाती है, बस इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है, समांतर रेखा। इसके बाद देखिए आपका दूसरा दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट आपका बोल रहा है लंब रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, दूसरा लंब रेखाएं।
तो यहाँ पर आपको देखिए हेडिंग डाल देना है दूसरा लंब रेखाएं, ठीक है। लंब रेखाएं अब देखिए कैसे बन जाएगा आपका सिंपल सा। यदि हम बात करें लंब रेखाएं की, तो एक रेखा मान लीजिए इस तरीके से है आपकी, और एक रेखा ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और ये आपकी जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, लंब रेखा कहलाएगी, ठीक है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे दो रेखाओं दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है, ठीक। लंब रेखाएं कहलाती है। बस दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 अंश का कोण बनाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। बस इस तरीके से आपको देखिए लिख देना और ये आपको चित्र बना देना, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल सा लंब रेखाएं। दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 अंश का कोण बनाती है, लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा तीसरा क्या बोला है, रेखाखंड, ठीक है। तो देख लीजिए रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड, ठीक। अब देखिए रेखाखंड, तो रेखाखंड जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, रेखाखंड। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रेखाखंड क्या होता है, लिखना है। जैसे यहाँ पर आप चित्र बना दीजिए एक ये इस तरीके से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी। अब आपको लिखना है, ठीक है, वह सीधी रेखा वह सीधी रेखा सीधी रेखा सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं, क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। बस इस तरीके से आपको लिख देना है, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है, ठीक। बिल्कुल आसान तरीके से आपका देखिए रेखाखंड भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए क्या होता है, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे चौथा, और यहाँ पर आपको लिखना है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यदि हम बात करें वृत्त की त्रिज्या की, तो आप कुछ इस तरीके से वृत्त बनाएंगे और कहेंगे ये देखिए ये वृत्त की त्रिज्या हो गई आर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे, तो वृत्त की त्रिज्या आपको लिखना है वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है।
वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। इस तरीके से आपको चित्र बना देना है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद देखिए आपका है लास्ट है वर्ग, ठीक है, वर्ग पांचवा, ठीक, पांचवा आपका क्या है, वर्ग है, तो आपको लिख देना वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग का भी आपको चित्र बना देना है, ठीक। तो आपको पता होगा वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक, एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और क्या हों, और सभी कोण समकोण हों, और सभी कोण समकोण हों, समकोण हों, वर्ग कहलाता है, बस वर्ग कहलाता है। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट भी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, केवल विचार करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, केवल विचार करना है। तो मैं चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। पहला दूसरा दो पार्ट, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को आपको कैसे सिंपल तरीके से लगा लेना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है पहला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए चित्र बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु आपका ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, तो इस बिंदुओं के बीच में एक बिंदु सी स्थित होगा, ठीक है, यही वो बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका देखिए मान लीजिए बिंदु सी हो गया, ये बिंदु ए हो गया, तो यहाँ पर बीच में एक बिंदु आपका बी स्थित होगा, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना क्या है, पहले पार्ट में लिख देना है ऐसे अनेक, ठीक, ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं, ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं, ये संगत होते हैं, ठीक, ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें दो अलग 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 स्थितियों स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक, अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थात आपको एक लाइन और लिख देना है, अर्थात यदि दो बिंदु अर्थात दो बिंदु ए और बी ए और बी दिए हों दिए हों तो उनके बीच में
एक बिंदु सी होता है, एक बिंदु सी होता है। बस इस तरीके से आपको पहले पार्ट में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे पार्ट में भी आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपको क्या लिखना है, देखिए दूसरे पार्ट में यदि ए और बी दिए हुए हों, दिए हुए हों तो आप तो आप एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ठीक, जो ए और बी से होकर होकर जाने वाली रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है, ठीक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत भी लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, आपको ऐसे लिख देना है, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आपको लिख देना है दिया है, ठीक है। दिया है और उसने कहा है कि दो बिंदु ए और बी के बीच सी स्थित है, ठीक है। चित्र बना लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया ए और एक बिंदु बी हो गया और इसी के बीच में एक बिंदु सी स्थित है, ठीक है। इतना आपके क्वेश्चन में बोला है। अब दिया है क्योंकि दो बिंदुओं दो बिंदुओं ए और बी, ए और बी के बीच, बी के बीच सी स्थित है, सी स्थित है, ठीक है। इसलिए ए सी बराबर बी सी भी है, ये क्या है, दिया है। ए सी बराबर बी सी है, ये दिया है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, यही आपको सिद्ध करना है कि ए सी जो है हाफ ए बी के बराबर, यही आपको सिद्ध करके दिखा देना है। जैसे आप इतना सिद्ध करके दिखाएंगे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है उपपत्ति, ठीक। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा आप यहाँ से देख सकते हैं, चूंकि ए बी रेखा को हम ए सी धन बी सी या सी बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमको इसमें ए बी भी चाहिए ए सी भी चाहिए, तो हम देखिए ए सी को भी ऐसे रहने देंगे। बी सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को ए सी के बराबर लिख सकते हैं, बी सी के स्थान पे ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2AC, और दो गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ए बी बटे 2 हो जाएगा बराबर ए सी। अब देखिए ए बी बटे 2 को हम 1/2 ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर
AC, ठीक है। अब आप देखिए इस चीज को AC बराबर हाफ AB लिख सकते हैं, ठीक है। बस हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो को फिर से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है, तो आपको सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यही सिद्ध करना है कि AB, ए हो गया, बी हो गया, AB का एक मध्य बिंदु क्या होता है, सी। तो ये आपको सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही बिंदु मध्य बिंदु सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेंगे हम एक बिंदु डी, ठीक है, डी को भी, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सी और डी रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु हैं, दो मध्य बिंदु हैं, ठीक। दो मध्य बिंदु हैं तो प्रश्न 4 के अनुसार, ठीक है, प्रश्न 4 के अनुसार जैसा प्रश्न 4 में हमने किया है, ठीक है, उसी के अनुसार हम करेंगे। उसने बोला भी है प्रश्न 4 में आपने देखा था AC जो है हाफ AB के बराबर है, ठीक है। इसको आपको मान लेना समीकरण 1, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट आपको मान लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। तो जब AC हाफ AB के बराबर होगा तो AD भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, AD बराबर हाफ AB के, AB होगा क्योंकि AB मध्य बिंदु है। समीकरण 2, ठीक। समीकरण 2 हो गया। आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर AD को हो जाएगा, क्योंकि RHS बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर AD के है। अब आप लोगों को पता होगा यदि दो रेखाएं आपस में AC और AD आपस में बराबर है तो मध्य बिंदु होगा ही नहीं। तो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है चूंकि वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो, वस्तुएं जो एक ही वस्तु, ठीक है, एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। एक दूसरे के भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आपको लिखना है परंतु यह तभी संभव है, ठीक है। आपको आगे लिखना है परंतु यह तभी संभव है जब C और D संपाती हों,
सी और डी क्या हो, संपाती हो, अतः सी एक अद्वितीय मध्य बिंदु है। बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को लगा लेना। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आपको एक बार फिर से लगा लेना। ठीक है, इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD भी है। ठीक है, यहाँ पर AC बराबर BD दिया है, सिद्ध करना है AB जो है CD के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको देखिए करना क्या है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका चित्र बना है। ठीक है, तो आपको चित्र बना देना है। ये आपका हो जाएगा A, और यहाँ पर आपका है B, और यहाँ आपका है C, और ये आपका हो जाएगा D बिंदु। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो दिया उसको आपको सिंपल सा लिख देना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, AC बराबर BD है, AC BD के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि AB जो है CD के बराबर है। ठीक है, इस चीज को आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो अब आपको देखिए लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति, अब देखिए आपको लिख देना है AC बराबर BD दिया है। ठीक है, इसी से यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, AC बराबर BD दिया है। अब देखिए AC को आपको क्या करना है, AC को AC रहने देना है, और BD को आप क्या लिख सकते हैं, BD को आप लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपको नाम दे देना है समीकरण 1। ठीक, अब देखिए BD को आप लिख दिए हैं, AC को आपने ये लिख दिया AC बराबर BC प्लस CD, तो आप BD को देखिए क्या लिख सकते हैं, BD बराबर आप लिख सकते हैं BC प्लस CD, समीकरण 2। AC को भी आपने लिख दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, BD को BC प्लस CD, और AC को आप AB प्लस BC लिखेंगे। ठीक है, AB प्लस BC। ठीक, AC जो है आपका AB प्लस BC के बराबर, और BD जो है BC प्लस CD के बराबर। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका देखिए क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, AC BD, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। देखिए AB प्लस BC, BC प्लस CD आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए आप ये बराबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AC और BD आपस में ऑलरेडी बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। देखिए हो जाएगा AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD। यहाँ से देखिए BC से BC कैंसिल, क्या आ गया, AB बराबर CD। यही तो आपको सिद्ध करना था, AB बराबर CD सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, इति सिद्धम।
इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, और ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ठीक है, यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आपको वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कह रहा है यूक्लिड की अपग्रहित की सूची में दिया हुआ अपग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक, क्यों माना जाता है बस वही आपको लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, कि आप कैसे लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है तो यहाँ पर आपको वही अपग्रहित लिख देना है। ठीक है, अपग्रहित 5। ठीक है, तो अपग्रेड 5 क्या होता है? पूर्ण अपने भाग के आपको पता होगा। ठीक है, अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। पूर्ण क्या होता है? अपने भाग से बड़ा होता है। यह एक सर्वव्यापी या सार्वभौमिक सत्य है। क्योंकि क्योंकि एक भाग जो पूरे भाग का अंश है, परिमाण में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक, इस तरीके से आपको प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से लगा लेना है। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आपको नहीं समझ में आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना। मिलते हैं इसके चैप्टर 6 के साथ। इसके पहले मैंने सभी चैप्टरों को करा रखा है, यदि आपने नहीं देखा तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब